ज्वाइन, ठीक है। तो देखो आज एक इंट्रोडक्शन टाइप से है, मतलब इंडियन सोसाइटी को क्या इसका रिलेवेंस है, क्या है सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बारे में ताकि अपन पढ़ते रहे तो उस टाइम कॉन्शियस रहेंगे कि क्यों पढ़ना अपने को क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो जैसे अगर GS1 का टॉपिक देखोगे तो उसमें दिया है भारतीय समाज, वही सहारा है ना मेरा प्रॉपर, ठीक है। सुनो, तो देखो इंडियन सोसाइटी है, तो जैसे मान लो कि अभी तो जैसे जो मतलब GS1 के तौर पे अपन इसको पढ़ेंगे, पर साथ के साथ जो ऑप्शनल वाले हैं जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो उसके लिए भी अपन साथ में इसको पढ़ेंगे, मतलब ये काम आएगा वहाँ पे, क्योंकि ये अपना एक बेसिक तैयार करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना कि ऑप्शनल वालों के लिए भी एक क्लासेज है, ऐसा नहीं कि ओनली GS वालों के लिए ही है ये। ठीक है। अब देखो आज इससे सबसे पहले तो सिलेबस अपन देखते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो मस्ट, मतलब ये यहाँ से देखो क्यों इम्पोर्टेंट है इंडियन सोसाइटी में, इसीलिए इसको स्पेशल पढ़ा भी रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, लगभग देखो GS1 जो होता है ना वो लगभग 100-250 नंबर का आता है ना, उसमें से इंडियन सोसाइटी का 120 क्वेश्चनों तक आजकल कवरेज कर रहा है इंडियन सोसाइटी। और मिनिमम मतलब मैक्सिमम इतना जा रहा है, मैं मान के चलो मिनिमम 80 to 120 जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। ये मान के चलो कि 1/3 पार्ट है, 1/3 क्या है तो 50% ही बन रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन सोसाइटी को पढ़ना अपने को GS1 के लिए, एक तो ये है कि GS1 में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा बात ये है कि इंडियन सोसाइटी अगर आप पढ़ते हो ना तो GS2 में जो सोशल इश्यूज है, सोशल जस्टिस जो है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। जब तक आप इंडियन सोसाइटी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो सोशल जस्टिस में आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे, ठीक। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी में अगर आपकी अच्छी पकड़ होगी तो आपको सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है वो भी अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा आपका पार्ट जो गवर्नेंस वाला है, ठीक है, उसका भी इस पर इम्पैक्ट है। अगर आपका इंडियन सोसाइटी अच्छी पकड़ रहेगी तो गवर्नेंस भी आपको ये मतलब ये पता लग जाएगा कि गवर्नेंस में फेलियर क्यों होती है, स्कीम क्यों फेलियर हो रही है। क्योंकि अपना जो समाज है देखो मल्टीपोलर अपना सोसाइटी है, ठीक है, कास्टिज्म, रिलीजियम, इस तरीके डिफरेंट जब आप सोसाइटी का अपना इंडियन सोसाइटी नेचर जानोगे ना, उसके कारण क्या होता है कि पॉलिसी पैरलाइज हो जाती है, मतलब स्कीम को अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पाते, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी इसीलिए भी अपने को समझना जरूरी है। जब तक आप इंडियन सोसाइटी को नहीं समझोगे ना तब तक गवर्नेंस भी आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक। दूसरी बात GS2 में जो पॉलिटी वाला पार्ट है, तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है सोसाइटी का कैसा बिहेवियर है, सोसाइटी कैसी है। इसीलिए सोचो ना, पीपल हर जगह है, ठीक है, एक जैसा क्यों नहीं संविधान होना चाहिए, एक जैसा पूरे विश्व में क्यों नहीं संविधान होना चाहिए। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि सोसाइटी है ना हर जगह डिफरेंट होती है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि आज भी अपन जैसे मान लो कि स्वतंत्र मान लो 75 साल हो गए आज़ादी के बाद भी अपन ब्रिटिश एरा वाले कानून, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो वहाँ जो कानून थे वो यहाँ अप्लाई करने की सोची पहली बात, परंतु वो जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे ना तब भी उन्होंने यहाँ की जो इंडियन मतलब सोसाइटी है उसके बारे में जाना। क्योंकि बिना आप इंडियन सोसाइटी के उसके मान लो अगर नहीं जानते हो तो उसके बारे में आप कानून ये सब चीज़ें नहीं बना सकते, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन आप खड़ा कर सकते हो। तो इंडियन सोसाइटी इसलिए पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको सोशल जस्टिस के लिए हो ही जाता है, ठीक है। तो ये GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला है GS3 के लिए। GS3 में देखो क्योंकि इकोनॉमी का जो बिहेवियर होता है ना कहीं इंडियन सोसाइटी से डायरेक्ट कोरिलेशन में है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी से डायरेक्ट कोरिलेशन है। जैसे इंडियन सोसाइटी में क्यों है, देखो मैं कुछ आपको एक फैक्टर बताता हूँ। जैसे जब भी अभी राखी आया, ठीक है, या मान लो आगे दीपावली आएगा, ईद आएगा, जब भी फेस्टिवल्स होते हैं ना तो इकोनॉमी ऑटोमेटिक ग्रो करती है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी का ऐसा नेचर है। इसी कारण से देखो कोविड के बाद में भी अपन है ना महामारी का शिकार, मतलब मंदी का, आर्थिक मंदी का शिकार नहीं हुए। ठीक है, 2008 में भी पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद भी अपन इसका शिकार नहीं हुए। कहीं ना कहीं उसका कारण है इंडियन सोसाइटी। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ऐसे एक तो फैमिली सिस्टम ऐसा है कि अपन जॉइंट फैमिली सिस्टम का ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक घर का परिवार के एक सदस्य मान लो आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ गया तो उसको फैमिली सपोर्ट दिया जाता है। उसके कारण से कभी भी वो इकोनॉमी रूप से उसका दिक्कत नहीं आती है। तो यही कारण होता है कि अपन आर्थिक मंदियों में भी आराम से झेल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका नेचर है इंडियन सोसाइटी का। तो जब अपन इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, भाई इसमें क्या खासियत है ऐसी, इसका मतलब फैमिली सिस्टम क्या होता है, नातेदारी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये किन सब सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इनपुट आता है। राइट, देखो इकोनॉमी में एक एग्रीकल्चर भी है, तो एग्रीकल्चर स्वाभाविक सी बात है इंडियन सोसाइटी पे सीधा सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उसका फ़र्क पड़ता है। ठीक, अगला आप GS3 में साइंस से पढ़ोगे ना, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी का नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन सोसाइटी किस तरीके है, किस तरह के बिहेवियरल है, क्या है। तो जैसे वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन सोसाइटी किस तरीके से बिहेव करती है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज कर रही है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे नूह घटना हो, चाहे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, कहीं ना कहीं उसमें है ना टेक्नोलॉजी का रोल रहता है। इंडियन सोसाइटी में जो संप्रदायवाद है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना, इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का रोल रहता है। समझ में आया? तो मतलब मेरा कहने मतलब कि मैं लिंकेज करके पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ताकि ये चीज़ें समझ में आए कैसे साइंस टेक इंडियन सोसाइटी से कनेक्शन है अपना। ठीक, उसके बाद में आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी होता है। ठीक, आंतरिक सुरक्षा, वो भी डायरेक्ट इंडियन सोसाइटी से कोलिब्रेशन है। इसका सीधा सा मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि अभी मणिपुर, उधर जो नॉर्थ ईस्ट में जो होता रहता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का नेचर है, वहाँ का समाज का जो नेचर है, ट्राइबल्स है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। इसी कारण से इंटरनल जो सिक्योरिटी अपने चैलेंजेस खड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो मोटा मोटा इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में GS4, तो ये मान के चलो कि लगभग उसके स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक है ना, इथिक्स में 4 टॉपिक, वो डायरेक्ट इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। जैसे माँ बाप, जैसे पेरेंट्स की भूमिका क्या होती है, स्कूलों की भूमिका क्या होती है, वैल्यू सिस्टम क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। तो वो जब तक आप इंडियन सोसाइटी को नहीं जानोगे तब तक वो चीज़ें कोई मतलब की नहीं हो जाएगी। तो इंडियन सोसाइटी वहाँ पे रोल निभाएगा आपका। ठीक, अगला जो सबसे मेन जो है SM है, क्योंकि SM में क्या रखने के हमेशा एक ना एक थीम ऐसा सोसाइटी से रिलेटेड जरूर आती है। तो वहाँ पे अगर आपको इंडियन सोसाइटी की, भारतीय समाज की अच्छी जान पहचान रहेगी तो आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के मान के चलो अगला फिर एक है कि इंटरव्यू में भी अगर आपकी अच्छी पकड़ रहती है, और मोस्टली है ना इंटरव्यू में आपको सोसाइटी, जैसे मान लो कोई कानून बन रहा था तो सोसाइटी कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको सोसाइटी कैसे, क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये केंद्रीय बिंदु बना ही रहेगा आपका हर, मतलब GS1 से लेके GS4, और यहाँ तक ऑप्शनल हो, चाहे आपको इंटरव्यू हो, जो कहीं भी हो। तो इसीलिए ये मान लो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये मान चलो इसको GS1 तक ही आप सीमित मत मानो कि ओनली GS1 में ही काम आएगा अपना, नहीं। ये चीज़ याद रखना, GS2 में भी काम आएगा, GS3 में, GS4 में भी काम आएगा, और SM में भी काम आएगा। ठीक, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि इसके एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, देखो टाइम लगे, अपन चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक, तो एक चीज़ याद रखना। बात आती है इसके सिलेबस की। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो सिलेबस है उसमें दिए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, कि भारतीय समाज की कैसे कौन कौन सी विशेषताएं है जो इसको विश्व से एक अलग बनाती है, मतलब सब एक सी बात है। ठीक है तो ये याद रखना कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन इसकी स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, इंडियन सोसाइटी समझना, क्यों भारतीय जो सोसाइटी है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और ये कैसे अलग जो है कंट्रीज है वहाँ से कैसे अलग है, क्यों भारत में जैसे पहनावा होता है, अब जैसे बोला जाता है कि घाट घाट में मतलब पानी बदलता है, वैसे भारत में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे पानी का स्वाद चेंज हो जाता है, अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे, ईस्ट टू वेस्ट जाओगे, तो पानी का स्वाद भी बदलता है, तो साथ में भाषा भी बदलती है। भाषा बदलती है तो भाई कल्चर बदलता है, कल्चर बदलता है तो वहाँ की सारी चीज़ें बदल जाती है, पहनावा, खान पान, ये सारी चीज़ें बदलती है। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं यही है जो अपनी जो डाइवर्सिटी है, जो भारत की जो विविधता है। अब देखो, अब ये चीज़ समझो कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार कि सिलेबस याद होना चाहिए आपको। अब देखो इंडियन डाइवर्सिटी है,
अब देखो ये डायरेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टॉपिक में दिया हुआ है, और याद करो 6 क्लास की पॉलिटी अब जब अपन पढ़ेंगे तो उसका पहला चैप्टर यही है, रात शुरू करेंगे। और मैंने प्लान किया है कि देखो अपन ऐसे करेंगे कि देखो टाइम अब मेरे पास में भी कम है, और आप लोगों को ऐसा नहीं कि मैं सारे दिन ही क्लास लेते रहूँ, आप वो भी नहीं करेंगे। तो अपन मैंने शेड्यूल किया है कि जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर की एक दिन क्लास होगी तो अगले दिन एनसीईआरटी की क्लास होगी। तो इससे क्या है अपना दोनों काम चलता रहेगा, करंट अफेयर भी नहीं रुकेगा और एनसीईआरटी भी नहीं रुकेगी अपनी, ठीक है। और उधर जो अपन पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, साथ में जो सीसेट वाले क्वेश्चन है वो करते रहेंगे। तो मैं चाह रहा था कि इन दोनों में ये काम चलता रहेगा, ठीक। तो एक चीज़ ये याद रखना। दूसरा बात, ठीक है, जैसे इंडियन सोसाइटी तो अभी जब तक मैं फ्री हूँ, क्योंकि कुछ क्लासेस मेरी सीसीटी क्लास शुरू हो जाएगी, जब तक फ्री हूँ तब तक इस टाइमिंग में करते रहेंगे, 6:15 से लेके जितना भी 7:30 बजे तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब मेरी क्लासेस चलने लग जाएगी ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, सैटरडे और संडे, आपको जैसे सैटरडे संडे को और कोई क्लास होती नहीं है, तो संडे को मैंने सोचा कि जितने भी आपके आंसर हो आप 9 से 12 वाले टाइमिंग आप चेक करवा लेना मेरे से, ठीक है। एक याद रखना, या दिन में और कभी जैसे वो दिन तो टेस्ट भी रहेगा तो इस वाली टाइमिंग आप कॉपी भी चेक करवा लेना। इस टाइमिंग में सैटरडे को मैं अच्छी 2-3 क्लासेस ले लूँगा इसमें, या मतलब जो भी है शेड्यूल अपन इस तरीके से रखेंगे कि अपना कोई भी क्लास ना अटके। परंतु ऐसा भी नहीं हो जाए कि आप दिन भर क्लास ही देख रहे हो, वो काम मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो देखो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इसका टॉपिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ। ये देखो अब ये 2 टॉपिक है, इससे हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उठा के देख लेना लास्ट ईयर पेपर, आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे इससे, ठीक। अगला है जो सेकंड टॉपिक है इसका, ठीक है, उसमें दिया हुआ है महिलाओं की भूमिका, ठीक है, और महिला संगठन। तो ये चीज़ याद रखना कि कोई बहुत महत्वपूर्ण संगठन अगर चर्चा में हो तो पीटी में भी क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपको देखना कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है वो, ठीक है, वुमेन को कैसे फ़ायदा होता है, उसके चैलेंजेस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना, गवर्नमेंट उसके लिए क्या स्टेप कर रही है, ठीक है, और आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इस तरीके से आपको हर डायमेंशन में उसका पता होना चाहिए, ठीक। अगला टॉपिक है उसी में ही है, जनसंख्या संबंध मुद्दे। याद रखना कि अब की बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या मान के चलो कि विश्व में सबसे ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। और जहाँ तक नई जनसंख्या के आंकड़े आएंगे ना तब तक हो जाएगी भारत की, ठीक है। तो ये जनसंख्या से रिलेटेड अपन सारा समझेंगे, क्या प्रॉब्लम है जनसंख्या से रिलेटेड। उसमें अपन पहले बच्चों की भी देखेंगे, व्रत की, जो क्योंकि जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है भारत का। तो कल कहीं ना कहीं भारत के हालात जापान जैसे ना हो जाए, तो उनसे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इससे क्या है, जब आप स्टैटिक पार्ट पढ़ लोगे ना तो फिर आपको करंट अफेयर में जो चीज़ें चर्चा में आएगी, भाई गवर्नमेंट ये पॉलिसी क्यों ला रही है। अभी आपको क्या है कि डायरेक्ट कोई चीज़ आ जाती है, उसके बाद आप पढ़ते रहे, तो इसी कारण से वो करंट अफेयर आपको समझ में नहीं आता। जब तक आप पॉपुलेशन टॉपिक उसको समझोगे नहीं, भाई क्यों अपने लिए, अगर जैसे बच्चों की अगर मान लो कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओल्ड जो पीपल उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सोशल सिक्योरिटीज़ के ज़्यादा बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, वो तो गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ता है। अब जब गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ता है तो स्वाभाविक सी बात है गवर्नमेंट ये सोचेगी कैसे इन चीज़ों को किया जाए, तो वो कुछ पॉलिसीज़ लाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप बेसिक चीज़ें सीखोगे तो तभी वो चीज़ें आगे काम आएगी, ठीक है। अगला है, देखो अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले साल के लिए से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हो सकता है आपकी बार भी मेंस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, ठीक। अगला जो टॉपिक है पॉवर्टी। देखो पॉवर्टी GS1 में भी है, GS2 में भी है, GS3 में भी है, और कहीं ना कहीं वो आपसे हर जगह क्वेश्चन पूछ सकता है पॉवर्टी से रिलेटेड, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज है, ये एक टॉपिक है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट तो हो रहा, परंतु देखो अभी अभी कुछ रिपोर्ट्स भी आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग अपने पॉवर्टी को डिक्रीज किया है। तो कभी भी है ना ऐसे कोई चीज़ होती है तो गवर्नमेंट पक्का उस पर, मतलब ये रहता है कि गवर्नमेंट के फेवर में कोई भी चीज़ होती है ना तो UPSC उस पर क्वेश्चन बनाती है, ये चीज़ याद रखना। तो आपकी बात देख लेना कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, यार ऐसे भी हर साल आता ही है, पॉवर्टी से रिलेटेड हमेशा आता है, ठीक। अब अगला है देखो अर्बनाइजेशन टॉपिक है। अर्बनाइजेशन टॉपिक फिर मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में अब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि 32% अर्बनाइजेशन हो गया, लगभग बोला गया कि 2045 तक 50% हो जाएगा, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है पॉजिटिव भी है इसके, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होंगे। अब उन नेगेटिव के लिए क्या सॉल्यूशन खोजा जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से डायमेंशन आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या समाधान हो सकता है, और वो सारी चीज़ें क्वेश्चन को तौर पे भी अपन देखेंगे।
पर पहले अपन अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे भाई, क्या अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन क्यों समस्या है, और अर्बनाइजेशन एक प्रॉब्लम है। क्योंकि बात है कि आप सोचो कि अब देखो ध्यान से समझना कि पहले मान लो 10% अर्बनाइजेशन था, तो अपने पास 90% लैंड है जिसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब बात है कि आप बोलो कि 50% में अगर अर्बनाइजेशन कर दोगे तो इनके लिए प्रोड्यूस कहाँ से होगा, क्योंकि लैंड तो कम हो गई। अगर लैंड कम हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिक गिर जाएगी, और प्रोडक्टिविटी गिरेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ तो खाना नहीं पहुँचा पाएंगे। तो फिर आती है साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ताकि कम एरिया में कैसे मैक्सिमम अपन प्रोड्यूस करें। तो इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं कोरिलेशन है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब तक इंटरलिंकेज करके आप नहीं पढ़ोगे ना, यूपीएससी तैयारी कभी हमेशा अधूरी रह जाएगी अगर आप सेपरेट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। अगला जो थर्ड टॉपिक है इसमें है कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता ही है ऑन इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछा है तो कभी वुमेन पे पूछ लेता है, कभी ओल्ड पीपल पे पूछ लेता है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछ सकता है और वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि 11th की तो मत पढ़ो, पर हाँ जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है वो 11th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है। अभी खुद से अपने लेवल पे पढ़ो। 12th को जो है, 12th वाली जो सोशोलॉजी की मतलब इंडियन सोसाइटी की जो बुक, 2 बुक है, ये सबको पढ़नी है। ये 2 बुक होती है, और ये जो 2 बुक है जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है उनको जरूर पढ़ना, पर ये बुक तो सबको पढ़ना है। ये चीज़ याद रखने, 2 बुक है और डायरेक्ट यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है, मैं बताऊँगा तुम्हें, ठीक। मैंने पढ़ी है वो बुक इसलिए मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि दोनों बुक तो पढ़नी ही है आपको, एनसीईआरटी, ठीक है। साथ में अपन जो नोट पढ़ेंगे वो अलग बात है, परंतु यहाँ से आपको ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी एनसीईआरटी, इसी मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं वहाँ से, ठीक। तो उसमें ना ये इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया है, अच्छे तरीके से बताया कैसे भारतीय समाज में, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, इससे कुछ समझ में आएगा। जैसे नवरात्रा में सोचो कि जो जोमेटो ये हो चाहे कोई भी हो, जब फ़ॉरेन में आप कहीं पे चले जाओ तो नवरात्रा थाली मिल जाती है आजकल, ये चीज़ समझो। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। मतलब देखो, एक होता है वोकलाइजेशन, एक ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पूरे जो विश्व में कहीं चल रहे तो उसका सब जगह प्रभाव पड़ता है। दूसरा लोकलाइजेशन या वोकलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि भारत की कोई चीज़ और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रही है, जैसे छठ पूजा हो गई, वो सब सोचो बिहार के छोटे से एरिया से है और आज वो विश्व में, अमेरिका में मनाई जा रही है, हर जगह मनाई जा रही है। तो ये होता है वोकलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी अपन देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, ठीक है। और अपने को क्या ज़रूरत है अभी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ताकि कॉन्टेक्स्ट उसी क्वेश्चन में वो देखना ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछता है, तो अपने को कॉन्टेक्स्ट हमेशा याद रखना, ठीक। अगला है सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सोशल एम्पावरमेंट किया जाए, कैसे सामाजिक सशक्तिकरण किया जाए, कैसे उसमें हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बता, देखो सोशल जस्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्ट जुड़ जाता है, गवर्नेंस इसलिए जुड़ जाता है। एजुकेशन, जब तक एजुकेशन अच्छे से नहीं दोगे तो कैसे सोशल एम्पावरमेंट होगा। वुमेन को जब तक आप उनको कानून नहीं दिलाओगे, उनको सेफ्टी नहीं करोगे, उनको एम्पावर नहीं करोगे तो कैसे सामाजिक सशक्तिकरण हो, जब तक 50% जो पॉपुलेशन है उसको अगर आप साइड में कर देते हो, ठीक है। अगला है कम्युनलिज्म। याद रखना कि अब यार 100% क्वेश्चन आएगा मेंस में, अगले आगे साल आगे, मतलब जितना भी ये मान के चलो, ये ऐसा बर्निंग इशू रहता है ना कि वो कहीं ना कहीं विवाद होते रहते हैं और ये क्वेश्चन बनता रहेगा हमेशा, ठीक। संप्रदायवाद हो गया। अगला क्षेत्रवाद, जैसे खालिस्तान की डिमांड होती रहती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एवरग्रीन टॉपिक। अब तो क्षेत्रवाद को आप क्षेत्रवाद ही मत पढ़ो, अब आप इसको इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ के पढ़ो। इंटरनल सिक्योरिटी, इसीलिए मैंने वो पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको ये देखो, क्षेत्रवाद का कारण कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस होता है, इसीलिए बताओ इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो लगभग ये इंडियन सोसाइटी का ये सिलेबस है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को समझने के लिए अब मैं कुछ एक बेसिक बता देता हूँ कि कैसे इंडियन सोसाइटी क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ध्यान से समझो। अब देखो, इंडियन सोसाइटी पढ़ने के लिए मतलब ये है कि बेसिक आपको ऋग्वेदिक काल में सोसाइटी कैसी थी, इसलिए थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ठीक है, इतना सा तो आइडिया लगभग सबको हो गया, सबने एंशिएंट मेडिवल पढ़ा होगा आपने, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, ठीक है। क्योंकि भाई इंडियन सोसाइटी जो प्रेजेंट में आई है, कहीं ना कहीं इनका निचोड़ के बाद में तो आई है ना, अभी प्रेजेंट सोसाइटी जो बनी है।
तो मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इंडियन सोसाइटी अपने क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्या सारी चीज़ें होती है, क्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब एंशिएंट काल था तो एंशिएंट काल में ऐसा था कि देखो मतलब शाबाश की बात है कि डेमोक्रेसी तो थी नहीं वहाँ पे। मतलब अब देखो वो एक अलग बात है, कहीं कहीं कौन से हिस्से में थी, ठीक है। अब वो मतलब ये बोल सकते हैं सीमित एरिया में थी, ऐसा नहीं था कि सब वुमेन्स को राइट थे, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, कोई स्पेशल जो मान लो कि पावरफुल जो होते थे उनके परिवार उनको मिलती थी। ठीक है, तो जैसे अपन कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं कि उस टाइम उस सोसाइटी में कुछ कुछ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार थे। ठीक है, तो वो एक सीमित एरिया में थे, परंतु ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब आपको देखो ये जो सारे टॉपिक है ना, तो आपको थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए कि क्यों सारी चीज़ें। ठीक है, कैसे परिवार, पहले संयुक्त परिवार प्रथा थी, अपन स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं संयुक्त परिवार प्रथा है, अपन आजकल न्यूक्लियर फैमिली है उसमें टूट रहा है। ठीक है, अब अपन इसके रीज़न जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है आखिर में। ठीक है, तो इसी रीज़न अपन देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न एजुकेशन अपन अडॉप्ट करें, इसके कारण एक कारण ये भी है। ठीक है, दूसरा है कि संचार साधनों का विकास हो गया, ये भी एक कारण है। ठीक है, इस न्यूक्लियर फैमिली का, क्योंकि समझ ही बात है आजकल लोग शहरों में रहते हैं और गांव से भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि आजकल साधनों का पूरा अच्छे से कनेक्टिविटी है, तो आराम से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी अपन देखेंगे कि क्यों न्यूक्लियर फैमिली बन रहा था, न्यूक्लियर फैमिली से प्रॉब्लम क्या आती है, एथिकल इशू क्यों से क्रिएट हो रहे हैं आजकल। तो वो सारी चीज़ें मैं ऐसा सोचूंगा कि सारी डायमेंशन पढ़ा दूँ ताकि इथिक्स में भी आपको चीज़ें आगे समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो एंशिएंट काल में ऐसा बोला जाता है कि वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी। ठीक है, पर मिडिवल काल में जाके ख़राब हो जाती है, मॉडर्न में फिर धीरे धीरे रिवाइव करती है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम है ठीक ठाक है, परंतु अभी भी कुछ कुछ चैलेंजेस है। तो उसी को चैलेंजेस को लेके यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वो एंशिएंट मिडिवल काल से इंडियन सोसाइटी में नहीं पूछेगा कि भाई एंशिएंट काल में क्या होता था। वो ये जानना चाहता है कि आप, ये तो पता होना ही चाहिए आपको। इसीलिए जब भी आप एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न पढ़ोगे ना, तब वुमेन्स के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फैमिली सिस्टम क्या था, क्या रिलीजन, ये सारी चीज़ें, कम्युनलिज्म नहीं था, क्यों नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे वो आपसे प्रेजेंट में जानना चाहता है कि जैसे मान लो कि लेबर फास्ट मतलब कि महिला श्रम सहभागिता जो दर है, ठीक है, LFPR। ठीक है, तो इसमें जैसे रियलिटी बताऊँ 2014 में 23% ये चला गया था। सोचो बढ़ना चाहिए था 27% तक, तो एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए, एक एवरेज माना जाता है। पहले 23 था, सोचो अभी ये घट के 21 तक आ गया। ये तो उल्टा हो रहा है, उल्टा अपन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है वुमेन को, ये तो कम हो रहा है। और इसमें भी ये अधिकतर देखा गया कि जिन घरों में मतलब अच्छा खासा जिनका घर है, फैमिली इनकम बहुत अच्छा खासा, उन लोगों ने उन महिलाओं को जॉब से मतलब वो नहीं चाहते थे कि जॉब करें महिलाएं, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब परिवार इतना सक्षम है तो क्या ही ज़रूरत है, अपना घर परिवार संभालो इस तरीके से। तो मतलब क्या फिर महिला सशक्तिकरण, क्या आर्थिक जो सीमाएं उनसे बन जाती है क्या, मतलब कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो एक गरीब लोगों का या मिडिल क्लास फैमिली का होना चाहिए। तो मतलब ये क्वेश्चन खड़े होता है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से एनालाइज करके पढ़ना है, ताकि आप उन चीज़ों को एनालाइज कर सको और हर जगह आप लागू कर सको। ठीक, अब जैसे मान लो कि कोई भी अगर बिल आ रहा है, जैसे आपकी बात, जैसे स्पेशल सेशन मैंने आज बोला था, देख लो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें जो घटनाएं घट रही है ना, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाती है। तो स्पेशल जो सेशन होगा, या अब जैसे आज मैंने थोड़ा बताया 5 बार हुआ हिस्ट्री में, तो ये पता कर लो कि मैं 100% बोला हूँ पीटी में क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि यूपीएससी ऐसी चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करती है जो बहुत विशेष घटनाएं हो रही है। तो ये चीज़ याद रखना। तो उसमें देखो वुमेन रिजर्वेशन का बिल भी हो सकता है कि एनडीए वाले लाए। ठीक है, तो ये फिर से मैं फिर बता रहा हूँ चर्चा में हो जाएगा, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या नहीं है, इसके प्रो क्या है, कॉन्स क्या है। ठीक है, इससे क्या वास्तविक में महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इंडियन सोसाइटी से जुड़ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये कभी मत सोचा करो कि जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, नहीं। आप ये चीज़ सोचो जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ की सोसाइटी को भी जानो आप, और वहाँ पे उस टाइम सोसाइटी कैसे गवर्नेंस कर रही थी, कौन गवर्न कर रहा था, कैसे सिस्टमेटिक हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, कैसे वहाँ की इकोनॉमी चलती थी। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। मतलब फिर मैं बता रहा हूँ कि आप जब साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो साइंस टेक पढ़ रहे हो, अगर आप इतने तक सीमित हो, फिर बता रहा हूँ कभी साइंस टेक को अच्छे तरह से कवर नहीं कर पाओ। आप ऐसे सोचो साइंस टेक का इंडियन सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, साइंस टेक का जो ये आ रही है टेक्नोलॉजी, इसका पॉलिसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जब इस तरीके से आप पढ़ोगे
तब जाके आपकी इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं कि साइंस टेक की पढ़ रहे हैं और वो कभी इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल है जो शायद वो पारित भी हो गया है, ठीक है, जो BN कृष्णा कमेटी ने दिया था, ठीक है। अब देखो, ये अब कोई बच्चा होगा वो इसको ओनली साइंस टेक का टॉपिक समझ रहा है। अब मैं फिर मैं बारह बता रहा हूँ, यूपीएससी कभी भी उसको प्योर साइंस से कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा देखो जनरल साइंस लिखता है आगे अपने, चाहे सिलेबस में कहीं भी उठा के देखे। जनरल साइंस का मतलब सीधे सा मतलब होता है कि भाई आम दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये सोसाइटी का टॉपिक है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सोसाइटी जिस तरीके से ओपन सोसाइटी बनती जा रही है, अब ओपन सोसाइटी हो रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वहाँ राइट टू प्राइवेसी वो वायलेट हो रही है। अब राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रही है तो भाई सब ऐसे लोगों का अधिकार खत्म हो रहा है। तो समाज में भाई एक चीज़ें हमेशा पीसफुल बना रहे, ठीक है, उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि चीज़ों को आपको जोड़ के पढ़े हुए तब जाके चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। इसीलिए मैं बार बता रहा हूँ कि जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो मैं टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बात है कि आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो विकसित होगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब देखो, ज़्यादा वो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट पढ़ाया जाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर एक स्थिति रहेगी, ठीक है। मैंने इंडियन सोसाइटी वाले नोट्स इसमें भेजे थे। सर ऑप्शनल वाले में देख लीजिए, डायरेक्ट मिल जाएगी। रुक जाओ, जाके फाइल में सर्च करके मिल जाएगा डायरेक्ट। रुको 1 मिनट, शायद मैंने भेजा था इधर। यहाँ जाके चैनल में फाइल में सर्च करेंगे, मिल जाएगा डायरेक्ट। रुक जाओ, शायद उधर नहीं खुले वो। अरे ये ऊपर जो लोगो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करिए। हाँ हाँ, ये गैस वाला, वहाँ क्लिक करिए, ये फाइल, अरे उसको बैक करिए, ये फाइल। ये सोसाइटी है। नहीं नहीं, ये नहीं, वो अलग फाइल है, उसका अलग नाम से है। छोड़ो, उधर ही मिलेगा, सोशोलॉजी ऑप्शन वाला मिलेगा। पूजा में तुम्हें पर्सनली भेजा था। नो सर, ऑप्शनल वाले में है। पर्सनल इसमें तो नहीं मिल रहा सर, एक ही ग्रुप में ऑप्शन, वो सर समाज, इसका इंडियन सोसाइटी का भी है। अब इसमें कौन सी वाली फाइल है, लेक्चर 1 ही है ना सर? एक दिख नहीं रही है, भाग 2 में है, दिख ही नहीं रही है इसमें। रुक जाओ, वो डाउनलोड होगी ना, फिर मैं ओपन करूँगा तब दिखेगी। डाउनलोड हो रही है, 1 मिनट रुको। जिसको भी कॉपी चेक कराना हो 8:30 बजे रेडी रहना। जिसका कॉपी बचा रह गया था उस दिन, कॉपी चेक कर लेंगे जिसका भी रह गया था। और किसी को सोशल इशू वाला लिख रहे हो, सोशल जस्टिस वाला पेपर किसी ने लिखा, क्या हुआ, शाप सुन गया। सर 9 MB की तो है, वो गई मेरी डाउनलोड। अरे वाईफाई स्लो चल रहा है, ये हो रहा अभी 2 मिनट और।
अपन हाँ, दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, कम से कम इसके साथ तो तुम लोग हो ना बहुत लापरवाह हो रहे हो। इसके साथ आंसर राइटिंग कर लेना। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैं पढ़ाऊँगा ना तो हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो वो लिखना। मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ। और जैसे इंडियन सोसाइटी कंप्लीट होती है तो जितने भी यूपीएससी के सारे क्वेश्चन है वो लिख लेना। जितने भी इंडियन सोसाइटी 2013 से 2023 तक, अभी 15 तारीख से पेपर शुरू हो जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे ये अगर अपन ये करेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ। मुझे नहीं, मेरे जो नोट्स बनाए थे ना गवर्नेंस के, वो नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही, कुछ तो समझा दोगे? कौन से? विजन के। अरे विजन वाले काहे पढ़ रहे हो? अरे मेरे पास तो वही थे ना, मैंने वही क्लास ली थी। तो तुमने क्लास देके तुम्हें ना समझ में आए तो मेरे को कैसे आएगी? अरे नहीं, वो नहीं, रिवीजन करने में दिक्कत आती है। अच्छा, क्लास दोबारा देख लो। क्लास ही तो नहीं है अब दोबारा, वो तो मेरे पास है बट उसको हम सेंड नहीं कर सकते, विजन का है। चलो ठीक है, बताओ। ये सुनो ध्यान से, दिख रहा है ना सबको पीडीएफ? अरे ठीक है, ये बताओ पीडीएफ दिख रहा है ना? हाँ सर देख रही है। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। अब देखो, तो वही सिलेबस सबसे पहले मैंने बता दिया था। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। फिर भारत की विविधता, महिला आंदोलन संगठन भूमिका, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, गरीब एवं विकास संबंधी मुद्दे हो गए, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपाय, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, सिलेबस है तो एक एक टॉपिक अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब बात आती है देखो समझने की। देखो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब अब ये तो कोई भी नहीं जानता। जैसे वो कौन सी जो थ्योरी थी ना, उसको हटा दिया अब एनसीईआरटी से। कौन सी वाली थ्योरी थी? अरे जिसमें ऐसा बोला जाता है कि अपन बंदर से मनुष्य बना है, डार्विन थ्योरी। डार्विन की थ्योरी, हाँ, उसको हटा दिए हैं, ठीक है। अब जो भी XYZ हो, छोड़ो, उन चीज़ों में नहीं पढ़ना, हटाया क्यों, ये सब फालतू अपना काम नहीं है, ठीक है। मतलब देखो, अब आप ये चीज़ सोचो कि समाज कैसे बना होगा। एक बार आप अंदर जाके सोचो कि स्वाभाविक सी बात है कि मतलब देखो, स्वाभाविक सी बात है कि देखो, और एक चीज़ हमेशा समझना कि सोसाइटी कैसे बनी होगी। अब जैसे आज अपन सोसाइटी जो देख रहे हैं चारों तरफ, ठीक है, और बहुत इसकी भूमिका रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान लो कि पहली बार कोई इंसान रहे होंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है उनका जो जीवन रहा होगा एक पशु जीवन की भांति रहा होगा, ठीक है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, जैसे पशु क्या होता है, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, अपनी संतति बढ़ाते हैं, उस तरीके से होता है। क्योंकि पशुओं का तो सोसाइटी नहीं होता है ना। ये आपने कुछ सुना है क्या नाम? जैसा कोई पशु का, गाय का उनका सोसाइटी हो, वो कुछ उन पर रूल्स रेगुलेशन लगाती हो, ऐसा कुछ सुना है आपने कभी? परंतु मतलब देखो, मतलब एक ओपनली तो यही चीज़ें बोली जाती है, पर बहुत कुछ माइक्रो एनालिसिस करते वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे चींटी होती है ना, उनमें संगठन रहता है और उनमें सामाजिक जो मधुमक्खियाँ उनकी होती है सोसाइटी। हाँ, मतलब देखो रियलिटी में तो मतलब वो एक मतलब बहुत ज़्यादा माइक्रो एनालाइज करते तब बताते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। पर एक मोस्टली मान के चलो कि तो मनुष्य स्टार्टिंग में जब रहा होगा तो सभी बात ऐसा रहा होगा, एकल पशुओं की भांति हो रहता था, ठीक है, खाया पिया सो गया, बस इस तरीके से था। अब स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे पृथ्वी में क्या होता है कि जैसे जैसे मनुष्य है ना भाई, धीरे धीरे उसका मस्तिष्क जो है विकसित होने लगा, धीरे धीरे वो सोचने विचारने लगा, ठीक है। जैसे पहले मान लो कि वो दिन में एक ही शिकार कर पा रहा था, तो उसने फिर कुछ हथियार बनाए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, क्रिएटिव हुआ, सृजनशील हुआ वो, ठीक है। तो उसने हथियार बनाए तो आराम से वो एक दिन में अब देखो ध्यान से समझना, पहले क्या था, मान लो सिंगल है, ठीक है, सिंगल है तो उसके लिए खुद के लिए खाना जुगाड़ करना ही बहुत मुश्किल काम हो रहा था, ठीक। अब स्वाभाविक सी बात है कि कुछ उसने आविष्कार किए, ठीक है, आविष्कार किया तो उसने सोचा समझा, तो उसने कुछ मान लो कि विशिष्ट हथियार बनाए, तो वो खाना पीने का जुगाड़ करने लगा, ठीक। अब तो इसीलिए बोला जाता है कि जब वो इसी प्रोसेस में था, तो इसी प्रोसेस में उसने हाथ पैरों की जो विशेषताएं हैं उसको समझा कि ये हाथ क्यों मिले हैं मेरे को, पैर क्यों मिले हैं, ठीक है, आंखें क्यों मिली है, कान क्यों मिले हैं, वो इनका धीरे धीरे इम्पोर्टेंट समझने लगा, ठीक। तो इसी कारण वो क्या करने लगा, धीरे धीरे अपने आप को खड़ा होने की क्षमता डेवलप करने लगा, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, अब वो हाथों की जो विशिष्ट जो है बनावट है,
अब वो इसको समझने लगा कि मेरे को भगवान मतलब जो भी XYZ है क्यों दिया है ऐसा, मतलब ठीक है, ये मेरे क्या काम आ सकते हैं। तो भाई सब की बात हथियार चल, देखो सोचो अगर आपने पाँचों उंगलियां बराबर होती तो कुछ यूज ही नहीं होता, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस तरीके जो ये व्यवस्था उसको समझा उसने कि हाथों की जो विशिष्ट जो ये बनावट है ये किस लिए है, मैं क्या काम कर सकता हूँ इससे, ठीक है। अब मनुष्य भाई समय के बाद जब वो सोचने लगा तो सबसे मेन चीज़ होती है मनुष्य की भाई आवश्यकता है जो बेसिक नीड। अब उस टाइम क्या होती है बेसिक नीड ये थी सबसे पहले उसको भोजन का जुगाड़ हो जाए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसके भोजन की, ठीक। अदर जो नीड आएगी वो बाद में आएगी, जो मान लो उसकी कपड़ों की नीड है, सेक्सुअली नीड होती है, वो सब बाद में आएगी, पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसको भोजन की, ठीक है। तो भोजन के लिए फिर वो क्या करेगा, तो पहले तो मान लो कि दिन भर जंगल में इधर उधर, भाई सब ऐसे बात है, वो स्टार्टिंग में मांसाहारी था, ठीक है। अब मान लो कि जानवरों को मार के खा रहा था, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब उसको समझ में आने लगा, उसने हथियार बनाए। तो पहले अब क्या कर रहा है यहाँ से, अब वो क्या करेगा, जैसे मान लो कोई शिकार कर रहा है, अब आराम से हथियार बना लिए, तीर वीर बना लिए, तो शिकार कर लिए। अब क्या हो रहा है, उसके पास खाना ज़्यादा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि पहले लोग ऐसे अलग अलग पार्ट में काम कर रहे थे, ठीक, सब अपना अपनी भोजन की आवश्यकता देख रहे थे। अब जब उसको लगा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा खाना हो गया, तो उसको एक परिवार की ज़रूरत पड़ी। परिवार इन द सेंस की स्वाभाविक सी बात है कि अब मैं और लोग भी इस खाने का उपभोग कर सकते हैं। देखो स्वाभाविक सी बात है, जब संसाधन ही कम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति अपना परिवार क्यों बढ़ाएगा, मतलब ये सीधी सी बात है ना। जैसे मान लो कि 2 लोग परिवार में रह रहे हैं और उनके लिए खाना नहीं है, तो वो जो तीसरा चौथा क्यों लोग लाएंगे अपने फैमिली में, ठीक। तो वैसे ही है कि मतलब अब उसको लगा कि मेरे पास खाना अतिरिक्त है मेरे पास, ठीक है, तो मैं स्वाभाविक बात है परिवार बता, तो धीरे धीरे क्या होता है इससे परिवार बना, ठीक। अब बात ये आई, चलो ठीक है, कि अब जैसे मान लो कि धीरे धीरे सब अपने अपने परिवार बनाने लगे हैं, ठीक है। अब ये होने, अब बात ये थी कि जैसे ऐसा बोला जाता है कि जैसे मान लो कि उस टाइम के जैसे मान लो कुछ व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते थे, ठीक, और कुछ बच्चे रहते थे। अब उनके खाने की व्यवस्था कौन करे। अब तो इन चीज़ों के लिए फिर क्या है ना, धीरे धीरे बैठकें होने लगी, सभा होने लगी, भाई इनके लिए कौन करे, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि जब मान लो कि मनुष्य जब धीरे धीरे इवोल्व हुआ, तो मान लो कि सेक्स कर रहा था, परंतु बच्चों को नहीं मानता था। मतलब जैसे होता है ना कि कुत्तों का कोई वो अपना से अपने पापा को या मम्मी को पहचान पाते हैं, तो वैसा ही था, मतलब मनुष्य भी उसी तरीके से थे। मतलब बच्चा पैदा करते तो भूल जाते थे, पर सोसाइटी में इससे क्या हो रहा था, बर्डन हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट उसमें क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए एक सुव्यवस्थित एक समाज बनने के लिए, ठीक है, ताकि एक अच्छे तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया जाए, ठीक है, और कौन क्या करेगा काम उसकी सीमाएं बताई जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को बनने के लिए अब धीरे धीरे क्या होगा, समाज बनेगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो फिर समाज जब बना तो अब उसकी समाज की जो विशेषताएं रहेगी, भाई कैसे आप इंटरलिंक, आप जैसे मान लो कि वैवाहिक संबंध किस तरीके से बनेंगे, कौन क्या करेगा, ठीक। अब जब वैवाहिक संबंध होगी तो स्त्री की क्या भूमिका होगी, पुरुष की क्या भूमिका होगी, ठीक है। इस तरीके से देखो ना, आज जो आप बोलते हो कि पेट्राइकल सोसाइटी, ये चीज़ें वहाँ से क्रिएट हुई, मतलब स्वाभाविक सी बात है उस टाइम में ये था कि महिलाएं घर में रहेगी, ठीक है, वो अपना जो बुजुर्ग है बच्चे हैं उनका ध्यान रखेगी, और जो परिवार के जो मेन पुरुष सदस्य हैं वो बाहर जाएंगे, शिकार करके लाएंगे, और वो खाना वाना सबकी उसकी व्यवस्था करेंगे, ठीक। अब स्वाभाविक सी बात है कि इनके लिए भाई कौन माता पिता है क्या है, तो उनके लिए नियम बनने लगे, भाई जो शादीशुदा है जोड़ा उनको एक सामाजिक बंधन से बांधा गया कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इससे जो बच्चे उत्पन्न होंगे आपको उनका देखभाल करोगे, ठीक है, और ये आपकी धर्मपत्नी है, आप इसको मतलब सारे जीवन, तो वो सारी चीज़ें तो आप देखते हो आजकल जो मतलब जो वेद पुराण जो उस टाइम है उस टाइम बनने लगे, ठीक। तो ये धीरे धीरे सिस्टम तो समझ में आ गया, भाई परिवार तो बनने लगे, ठीक। परिवार बना तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जब परिवार बना तो कौन माँ कहलाएगा, कौन बाप कहलाएगा, कौन बेटा है, कौन मौसा है, कौन मौसी है, ये सारी चीज़ें आती है नातेदारी व्यवस्था में, किनशिप सिस्टम में आती है सारी चीज़ें। मतलब कैसे रिलेशनशिप डिफाइन किया जाए, मतलब एक माँ से 2 संतान पैदा हुई तो मान लो कि एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो भाई अब स्वाभाविक सी बात है ये इसको अब ये सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया कि ये मेल है ये फीमेल है, अगर एक ही माँ की संतान है तो भाई बहन है, ठीक। अब इन दोनों में मैरिज नहीं होगी, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है अब उसमें उस टाइम जैसे आज अपन देखते हैं गोत्रा सिस्टम, ये सारी चीज़ें उस टाइम धीरे धीरे वो इवॉल्व होने लगी, ठीक। अब बात ये आ गई, अब बात आती है कि आर्थिक व्यवस्था कैसे क्रिएट हुई। अब देखो पहले तो लोग मान लो कि जंगलों में शिकार कर रहे थे, खा रहे थे, अब बात उनको लगा कि भाई जानवर भी सीमित है ना जंगल में, और कब तक उनको खाते रहेंगे। तो भाई स्वाभाविक सी बात है जब उनको एक आध बार ऐसा झटका भी लगा होगा उनको कि भाई खाना ही नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना ये
फिर पेड़ पौधों की तरफ गए वो, घास पत्ती इनको खाने लगे। धीरे धीरे फल फूल, मतलब होते हैं ना फूल, मतलब ये फल जो है सब्जियाँ, इनका क्रिएशन हुआ कि हाँ ये भी खा सकते हैं हम। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोग जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, कुछ लोग तो ख़त्म भी हुए होंगे उसमें ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें क्रिएट होने लगी। अब भाई सबाई सी बात है, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब सबाई सी बात है कि अब उनको चाहिए कि एग्रीकल्चर सिस्टम, अब भाई खेती करने के लिए, अब धीरे धीरे वो खेती करने के लिए हल इनकी उन्होंने व्यवस्था की, ठीक है। अब सबाई सी बात है कि एग्रीकल्चर होने लगा, ठीक है। अब क्योंकि सबाई सी बात देखो, वो मांसाहारी हो गए ज़्यादा दिन तो नहीं चल सकते थे ना। अब भाई सबाई उनको शाकाहारी होने के लिए अब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, उनके लिए हल औजार बनने लगे, ठीक है। अब सबाई सी बात है खेती होने लगी। अब बात ये थी कि सभी लोग अगर अनाज की खेती करने लग जाएंगे तो टमाटर की खेती कौन करेगा। तो याद करो बार्टर सिस्टम जो चलता था पहले, कि जैसे मान लो मेरे पास टमाटर है, तुम्हारे पास गेहूँ है, मुझे गेहूँ की ज़रूरत है तो तुम मुझे गेहूँ दे दो, तुम्हें टमाटर की ज़रूरत है। और ये बार्टर सिस्टम है ना, मैंने खुद देखा है मतलब मैं जब छोटा सा था तो मतलब ऐसा था कि मेरे मामा के घर में, मतलब जैसे पहले ऐसा आज भी होता है, ऐसा नहीं है, आज भी अगर आप सर वर्तमान में भी हो रही हाँ है ये वो होता है हाँ। जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे पहले बार देखो इंडिया में क्या है ना, रुपये का जो प्रचलन है ना, जब इंदिरा गांधी ने जो सार्वजनिक किया बैंकों को, तब उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता है इंडिया में, ठीक है। मन उससे पहली स्थिति ये थी कि ग्रामीण भारत में रुपए का प्रचलन था ही नहीं। लोग क्या करते थे, देखो भाई मेरे पास अनाज है और तू कोई सब्जी वब्जी खरीदते तो अनाज के उसके सारे चलता था, तेल हो चाहे कुछ भी हो, सब्जी हो कुछ भी खरीदना, भाई मेरे पास अनाज है ये ले जाओ, इतना तेल मतलब 1 किलो अनाज के बराबर है इतना, इस तरीके से सिस्टम चलता था। और वो आराम ये से तो आज आज भी चलता है क्या। हाँ मैंने देखा है बहुत चीजें अभी भी। हाँ होता है, वो अभी भी होता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होने लगा, धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था बनने लगी समाज में। अब स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक व्यवस्था बनने लगी तो अब स्वाभाविक सी बात है कुछ कुछ झगड़े भी होने लगेंगे। भाई मेरे टमाटर, अब जैसे जैसे अभी देखो ना टमाटर 200-250 रुपये किलो हो गए अब मतलब वही है कि सप्लाई डिमांड वाला खेल भी चला होगा कि भाई स्वाभाविक सी बात है उस व्यक्ति के पास 2 ही टमाटर है, खरीदने वाले 10 व्यक्ति है, तो वो क्यों किसको देगा, वो तो जो जिसको ज़्यादा दाम लगाएगा उसको बेचेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें पे धीरे धीरे उसको समझ में आया होगा, अच्छा सप्लाई डिमांड का खेल ये सारी चीज़ें होती है, तो धीरे धीरे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट बनने लगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब फिर बात आने लगी, अब जब बार्टर सिस्टम की जगह दिक्कत होने लगी तो भाई स्वाभाविक सी बात है फिर क्या आने लग जाएगा, बार्टर सिस्टम की जगह आ जाएगा मनी। तो मनी फिर पहले धातु वाला चलता था, ठीक है, जो आज फिर कागज़ पे आए, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें की रेट हुई। मतलब मैं एक बता रहा हूँ बेसिक कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई थी, किनशिप सिस्टम समझ में आएगा। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, अब एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ होगा। अब देखो ध्यान से समझना कि एजुकेशन सिस्टम उस टाइम ये मत सोचो कि अपनी जो अपनी प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम है वैसा नहीं, उस टाइम ऐसा होता था कि देखो जैसे मान लो कि घर परिवार को, जैसे आज भी एजुकेशन क्या भूमिका है, व्यक्ति एक कैपेबल बने, ठीक है, वो अपने घर परिवार का खर्चा संभाल सके, ठीक है, इसलिए तो एजुकेशन दी जाती है ना भाई, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, मतलब जो रोजगार दिलाए। तो उस टाइम भी ऐसा ही था। अब उस टाइम का रोजगार क्या था, स्टार्टिंग में जो सोसाइटी थी उसका तो ऐसा था कि भाई जाके शिकार करके लाए, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था कि कुछ लोग जो अनुभवी, जैसे मान लो बुढ़े हो गए, ठीक है, उन्होंने शिकार किया, अपने परिवार को चलाया, अब उनके बेटे बड़े हो गए, तो उनके पास अनुभव तो है तीर चलाने का सब कुछ। अब वो छोटे छोटे जो बच्चे होते थे वहाँ पे, उनको धीरे धीरे उन्होंने वो सिखाया कि अब आप सीखो ताकि आगे जाके अब आप बड़े हो गए। तो इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम बना। तो पहले मान लो कि हथियार चलाना सिखाया उनको, फिर धीरे धीरे खेती के जब औजार बनने लगे, खेती होने लगी, तो उनको खेती सिखाने लगे। तो ऐसे करके एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ सोसाइटी में, ठीक। तो ये तो एजुकेशन सिस्टम आ गया। अब बात आती है पॉलिटिकल सिस्टम। अब बात ये थी कि जैसे मान लो कि खेती कर रहे थे, ठीक है, खेती कर रहे थे, अब मान लो कि किसी के 3-4 भाई हो गए, अब मान लो कि उनमें मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, तो अब भाई झगड़े का समाधान कौन करेगा। तो पहले चलता था सरदार टाइप से सिस्टम, और आज भी कबीला टाइप से सिस्टम है ना। अगर आप साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाओगे ना तो वहाँ पे आज भी है, ठीक है, कबीला टाइप से सिस्टम होता था, एक कबीले का सरदार होता था, वही सब कुछ चीज़ें डिसाइडेड करता था, ठीक है। तो ये चीज़ें कबीला पे धीरे धीरे सरकार बनने लगी, लोग किसी को मानने लगे, पुलिस सिस्टम बनने लगा, फिर लोग उनके रूल्स जो है उसके बताने उसके अकॉर्डिंग चलने लगे, ठीक है। फिर अब देखो स्वाभाविक बात है, सरदार जो बनता था तो सरदार तो ऐसे तो बनेगा नहीं, सरदार का वोटिंग होती थी, कौन इसके बहुमत में क्या है। तो इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो बहुमत प्रणाली ये सारी चीज़ें आने लगी और धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट होने लगा, ठीक।
अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे बात आती है भाई धार्मिक व्यवस्था कैसे क्रिएट हुई होगी। अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो आज भी चाहे कितना भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, जैसे अभी चंद्रयान मिशन 3 हुआ, तब भी चाहे उसके जो इसरो का अध्यक्ष हो, ठीक है, चेयरमैन था उसका, वो देखो चाहे उन्होंने कितना भी बेस्ट दिया हो अपनी तरफ से, परंतु कहीं ना कहीं वो 1% ही हो जो उनको मतलब अंदर से जो फियर क्रिएट करता है। तो उस फियर के लिए वो कहाँ जाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं भगवान के पास कि भाई सक्सेसफुल करवा दो मिशन। ये हकीकत बात है, चाहे कितना से बड़ा साइंटिस्ट हो, उसको कहीं ना कहीं वो एक आस्था रहती है जो जुड़ी रहती है कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत कर दी, पर कोई ज़रूरी नहीं मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो पाए। समझ में आया ये चीज़। तो इसके कारण से एक बिलीव सिस्टम क्रिएट हुआ। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ये क्यों, देखो धार्मिक व्यवस्था ना पहले टोटमवाद था, ये अपन सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टोटम का मतलब ये होता है कि पहले जैसे आज भी अगर आप जंगलों में आदिवासी जाएंगे ना, तो वो एक पेड़ को ही मतलब भगवान की तरह मानते हैं कि ये पेड़ ही हमारी रक्षा कर रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे कुछ जंगल है जिनको पवित्र उपवन बोलते हैं, कि वो बोलते हैं कि ये जंगल है, इनके कारण ही हमारी प्रकृति हमारी रक्षा करती है, तो वो उसको पूजते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, एक पहाड़ है, वो उसको ऐसे मानते हैं कि हमारे पूर्वज है। ठीक है, और इसके कारण जब भी वो मतलब कि समुंदर में मछली पकड़ने जाते थे, ठीक है, तो उससे क्या होता था, जब भी मछली पकड़ के लाते थे तो वो बच जाए, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था कि वो यहाँ प्रार्थना करके जाते थे उस पहाड़ को, ठीक है, ताकि वो बच जाए, सुरक्षित आ जाए घर पे वापस आए। क्योंकि देखो मैं फिर में एक चीज़ बता रहा हूँ कि समुद्र में आप उतरोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर मान लो तूफान आ गया, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कहते प्रेयर करते थे। तो ये धीरे धीरे प्रेयर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आस्था ये बनने लगी, धीरे धीरे क्या हुआ, इसे धार्मिक सिस्टम अपना क्रिएट हुआ। ठीक, अब देखो अब हायरार्की ऑर्डर भी आएगा सोसाइटी में कि किसका, जैसे मान लो कि सरदार जो है कबीला है, कबीले का जो सरदार है, अब उसको बहुत ज़्यादा सम्मान होगा। ठीक है, और एक जो लो इनकम का काम कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हायरार्की सिस्टम जो वर्णा सिस्टम जो आता है क्रिएट, अब वो क्या होने लगा, वो कार्य के अनुसार होना था उस टाइम। आजकल क्या होगा, जन्मजात बना दिया गया इसको, परंतु याद रखना उस टाइम जो था चीज़ें थी वो मतलब कार्य के अनुसार था, जो जैसा काम कर रहा था उसको वैसा सम्मान मिलता था, वैसे था। परंतु हाँ, पर मैं फिर बता रहा हूँ सोसाइटी में सबकी ज़रूरत थी उस टाइम, हर कोई ऐसा भेदभाव उस तरीके से नहीं करते थे, पर कहीं ना कहीं वो हायरार्की ऑर्डर बनने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब बात ये थी कि ये जब सारी चीज़ें जब एक जगह कंबाइन होती है तो वो समाज बनता है। समाज से फिर अभी जो प्रेजेंट टाइम में अपन देखते हैं कि भारतीय समाज, अब भाई सबाई सी बात है, भारतीय समाज जो आज आप देखते हो अपने आसपास, तो भाई सबाई सी बात है कहीं से तो आया ही होगा। तो परंपरागत भारतीय समाज, कि पहले अपना भारतीय समाज कैसा था, आज से मान लो कि राजा महाराजाओं के टाइम में अपन देखते हैं, एंशिएंट में देखते हैं, मिडिवल में अपन देखते हैं, और आज अपन मॉडर्न में देखते हैं, तो अपन तभी कंपेरिजन कर पाते हैं ना कि पहले कैसा था भारतीय समाज, आज कैसा और भविष्य में कैसा होगा। ठीक, अब जैसे समकालीन भारतीय समाज अभी प्रेजेंट में कैसा भारतीय समाज है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें सबसे बड़ा जो चेंज होता है वो 1991 के बाद में होता है, जब अपन ने LPG रिफॉर्म की, इसीलिए अपने सिलेबस का भी पार्ट है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकोनॉमी रिफॉर्म का डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना इंडियन सोसाइटी पड़ता है। इसलिए बता रहा हूँ कि GS3 का भी डायरेक्ट इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना कि आर्थिक सुधार के वैश्वीकरण की बात, भारतीय समाज कैसा रहा, पहले अपन देखेंगे परंपरागत भारतीय समाज कैसा था। ठीक है, फिर अपन देखेंगे समकालीन भारतीय समाज कैसा है। ठीक है, फिर जो अभी 1991 के बाद में जो सुधार हुए हैं, LPG रिफॉर्म है, उसके बाद में क्या भारत में चेंजेस हुआ है, ये हकीकत बात है। कहीं ना कहीं जब से LPG रिफॉर्म हुए तब से ड्रास्टिकल चेंजेस आए हैं, ये हकीकत बात है इंडियन सोसाइटी में। मतलब ऐसे भी सोसाइटी का एक भी ऐसा वो अंग नहीं बचा है जो चेंज नहीं हुआ। चाहे अपना देखो आज खाना देख लो, अपना पहनावा देख लो, अपना बोली देख लो, कुछ भी देख लो, हर चीज़ चेंज हुई है। वो उसका कारण है LPG रिफॉर्म। इसलिए इतना बड़ा ये चेंजेस है, इसके कारण इसका हमेशा इसका UPSC क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आज यहीं तक अपन करेंगे। ठीक है, तो कल अपन यहाँ से सीखेंगे सबसे पहले परंपरागत भारतीय समाज क्या होता है। ठीक, फिर अभी प्रेजेंट में जो परंपरागत भारतीय समाज है, इसलिए अपन कुछ चीज़ें, कुछ तत्व ऐसे देखेंगे जो परंपरागत भारतीय समाज के वो आज भी चले आ रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, और फिर कुछ आज़ादी के बाद कुछ नए तत्व जुड़े, एजुकेशन आए, मॉडर्न वैल्यूज़ आई, ये सारी चीज़ें वो आज भी चल रहे हैं। पर जब आर्थिक सुधार हुए तो और चीज़ें उसमें एड ऑन हो गई। तो ये कैसे फिर आज जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो समाज देख पाते हो, तब आपको समझ में आएगा कि आज ये जो समाज बना हुआ वो किस कारणों से बना हुआ। आज क्यों महिलाओं को मतलब एजुकेशन नहीं दिया जाता, इसके कारण क्या है, परंपरागत भारतीय समाज में क्या रहा है, इसके चैलेंजेस क्या है। ठीक है,
अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो समस्या है कम्युनली, मान लो कि संप्रदायवाद है, ये सारी चीज़ें, तो इसका कारण अपन जब देखेंगे परंपरागत भारतीय समाज में क्या था, समकालीन भारतीय समाज में क्या है, तो ये सारी चीज़ें जब आइडेंटिफाई करेंगे तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे बताओ कुछ डाउट हो तो आज की क्लास से रिलेटेड, फिर कल यहाँ से अपन शुरू करेंगे। ये कंप्लीट नोट है भैया ना सोसाइटी का? हाँ, ये कंप्लीट नोट्स है। ठीक है। तो ये नोट्स में भेजा तो था पहले ही। हाँ, इनकी वो नहीं हो सकती क्या प्रिंट? हाँ, प्रिंट प्रिंट क्यों नहीं? हो जाएगा, प्रिंट होने में क्या दिक्कत है, करवा लो। अरे छोड़ो, पढ़ो, सबसे मेन चीज है प्रिंट। ठीक है, ये बता कोई डाउट है इससे रिलेटेड? सर बहुत अच्छी समझ में आए, जितना कुछ आपने समझाया अच्छा लगा सुना। हाँ बोलो। एनसीईआरटी तो पढ़नी है ना फिर भी? हाँ देखो, एनसीईआरटी पढ़नी है, वो तो मैं बोला ही हूँ ना। देखो 12th वाली सबको पढ़नी है, और 11th वाली जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसको पढ़ना है, ये चीज़ याद रख लेना। ये 12th वाली पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे में तुम्हारा इंप्रूवमेंट वहीं से आएगा, ऐसे हो चाहे इनके आंसर हो, आपके थॉट ऑफ प्रोसीजर में बदलाव आएंगे। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी मस्ट है। सर 11 का जो है दोनों पार्ट? हाँ, दोनों पढ़ना डायरेक्ट है ना, सोशियोलॉजी ऑप्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से डायरेक्ट। आपकी बात, क्वेश्चन आंसर भी बना ले। हाँ बना लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। ठीक है, सुनो ध्यान से, आगे जैसे मान लो अपन ऐसे पढ़ते जाएंगे, अब देखो बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे तो वो लिखते रहना, फिर मैं बार-बार बता रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन लिखते रहना साथ के साथ, जैसे चैप्टर एंड हो जाएगा तो ये क्वेश्चन है साथ के साथ लिखते रहना। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन सारे लिख लेना, इतना ये लिख लेने के बाद में फिर लास्ट पेपर लिख लेना, बस फिर खत्म इंडियन सोसाइटी, फिर कुछ ही नहीं करना। समझ में आया? तो ये साथ के साथ करते चलना, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। आज जिसको कॉपी चेक कराना 8:30 बजे की समथिंग मिलेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, फिर बाय बाय। 9 बजे वाली क्लास होगी क्या सर? हाँ होगी, सब होगा। ठीक है, ठीक।